Hello aspirants, welcome to daily news analysis of Indian Express। तो आज है 12 जुलाई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो यहाँ पर ब्रिजभूषण सिंह को लेके कुछ बात है तो हमें जानना जरूरी नहीं है। बस आप इसको फीमेल सेफ्टी के तौर पे देख सकते हैं, देयर सेफ्टी। और इससे रिलेटेड है कि हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसको लेके कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रकाश सिंह केस। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, प्रकाश सिंह पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। वर्क प्लेस आपका रिलेटेड है विशाखा गाइडलाइन से। ऑलराइट, इस केस का नाम याद रखें। दूसरा है कि हमारी पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में और दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। देखिए, इसी एक्ट के थ्रू सीबीआई अपनी पावर ड्राइव करता है। ओके, सीबीआई का कोई अलग एक्ट नहीं है। तो इसमें अमेंडमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू गिव एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर। तो गवर्नमेंट ने संजय कुमार मिश्रा जो ईडी के चीफ हैं, इनका 2 बार एक्सटेंशन दे दिया था टेन्योर में और कहा था कि ये नवंबर तक वर्क कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो आर्बिट्री पावर है आपके पास ये सही नहीं है। हम इस अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हम अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप बार बार टेन्योर का एक्सटेंशन दे रहे हैं ठीक नहीं है। तो इनको रिटायर होना था नवंबर में, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सिर्फ जुलाई तक काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की विजिट पर हैं, तो वहां पर इन्होंने 25 ईयर का प्लान, एक विजन स्टेटमेंट दी है। 25 ईयर विजन स्टेटमेंट बायलैटरल टाइज के लिए। तो अगेन वही सेम चीज आ जाती है जो मैं आपको यूएसए के केस में भी कह रहा था। अगर आपको कुछ बेसिक्स पता है हर एक सेक्टर के लिए, चाहे वो डिफेंस हो, स्पेस हो, क्लाइमेट एक्शन हो, तो आपका आंसर तैयार रहता है। बस आप एक एक दो दो चीजें पॉइंट ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको डिफेंस रिलेटेड कल क्या बताया था, देयर वाज प्रोजेक्ट 75, राइट, 75 आई। ठीक है, आई से तो चलिए अब फ्रांस बाहर हो गया, बट 75 हमने फ्रांस के साथ ही किया है। ऑलराइट, उसी तरह फिर फ्रांस में जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, उसमें दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह की चीजें याद रखिए। बस क्लाइमेट चेंज पर हम दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑलराइट, तो इसी तरह की बातें बस एक एक दो दो पॉइंट्स याद रखिए हर सेक्टर के लिए और आपका आईआर तैयार हो जाता है। कोचिंग वाले अपने मंथली बुकलेट या किसमें क्या क्या भर के देते हैं, एक एक माइन्यूट पॉइंट जानना जरूरी नहीं है। आपको मुश्किल से वहां पर 150 से 250 वर्ड का आंसर लिखना है और इतना कंटेंट काफी होता है। तो हमने बातें की यहाँ पर डिफेंस को लेके, स्पेस को लेके, जियो स्ट्रेटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। आपको याद होगा स्मार्ट सिटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना फ्रांस हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर एक टर्म है म्यूजियोलॉजी, शायद आप में से कुछ पहली बार सुन रहे हो। इसका मतलब होता है साइंस ऑफ डीलिंग विद म्यूजियम्स, मतलब म्यूजियम्स को कैसे मेंटेन करना है, वो म्यूजियोलॉजी से रिलेटेड है। स्टूडेंट मोबिलिटी, पीपल टू पीपल, स्पोर्ट्स कल्चर, सब कॉमन बातें हैं। फिर जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि हम 20% टैक्स लगाएंगे ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो एंड हॉर्स रेसिंग पर। आगे बढ़ते हैं, ये चाइना से रिलेटेड न्यूज है। पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बाकी इसमें आपको ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट जी अर्ज फॉर एससीओ टू अपहोल्ड सॉलिडारिटी। इसको आप वैसे पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बट इसका क्रक्स वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग एक लोकल करेंसी में सेटल करने के लिए सोच रहे हैं ना सब लोग, ताकि डी डॉलराइजेशन किया जा सके सबकी इकोनॉमी का, मतलब डॉलर्स पे डिपेंडेंस ना हो इतनी ज्यादा, लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकें। उसके बाद यहाँ पर एक डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहता है एससीओ अपना, जिसको भी इंडिया ने कोई खास सपोर्ट किया नहीं है। उसके बाद इसके अंदर ही एक रैट्स मैकेनिज्म है एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए। और एक तो ये सब बातें कर चुके हैं, तो बार बार सेम चीज बार बार अलग अलग एंगल से पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो आप न्यूज़पेपर में ज्यादा से ज्यादा दिन के 40-50 मिनट दें, ये नहीं कि आप 3 घंटे न्यूज़पेपर ही लेकर बैठे हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू, ये सब सिटी न्यूज है, इतनी काम की नहीं है। और दिस आर पॉलिटिकल न्यूज। ये देखिए यहाँ पर वही है कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम और राफेल खरीदना चाहते हैं, लेकिन नेवी के लिए, जो हमारे यहाँ उस पे वॉरशिप पे डॉक कर सके। उसके बाद 3 स्कॉर्पियन सबमरीन और खरीदना चाह रहे हैं इनके साथ। दैन प्रोजेक्ट 75 आई कल समझाया मैंने आपको, प्रोजेक्ट 75 ये भी कल समझा दिया। चीता आए थे कुनो में, वहां पर 7th चीता, ये 7th डेथ है चीता की। तो शायद कहीं ना कहीं वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इसमें, या आपस में कुछ ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं, तो आपस में लड़ाई करने की वजह से भी हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर एक प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप आर्मी को डिप्लॉय करने के ऑर्डर्स दीजिए मणिपुर में।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, देखिए ये गलत बात है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हॉलमार्क होता है कि आर्मी इज अंडर सिविलियन कंट्रोल। सिविलियन कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, तो हमें पाकिस्तान नहीं बनना है। आर्मी का कंट्रोल सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों में ही रहने दीजिए। कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता आर्मी को, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हम। तो लेट द गवर्नमेंट डिसाइड बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये कुछ बेसिक केसेस हैं, अगर कभी कोर्ट करने पड़े। झाबुआ में है, यहाँ पे एक एसडीएम थे। ठीक है, उन पे एलिगेशन लगे कि वहाँ पर ट्राइबल लड़कियों के क्या हॉस्टल्स होते हैं, स्कूल कम हॉस्टल, तो वहाँ पर माइनर्स को कुछ हैरेस करने के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर की गई है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में एसपी पे के अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। फिर यहाँ पर स्लेप्ट विद वियरिंग ए बिंदी, एक बच्ची स्कूल में बिंदी लगा के आई थी तो उसको मारा गया, तो उसने सुसाइड कर लिया। मतलब ये सब, ये झाबुआ का केस हो या अरुणाचल का हो, ये सब बताने का है कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की ओवरऑल बात करते हैं, तो अगर आप वर्क प्लेस को सेफ नहीं बना रहे हैं, बच्चियों के हॉस्टल को सेफ नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर लेंगे, राइट? तो ये सब जो विमेन सेफ्टी है या चिल्ड्रन सेफ्टी, वो सबसे पहले वो इंश्योर करने की जरूरत है। चाहे स्कूल्स हो, हॉस्टल्स हो, वर्क प्लेस हो, अगर आप उनकी सेफ्टी ही इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे जो नारे हैं वो सब बेकार हैं। राइट, चलिए ये है हमारा आज का मेन आर्टिकल। तो चंद्रयान 3 की लॉन्च के लिए तैयार है भारत। बेसिक्स में आपको बता चुका हूँ कि हमने लैंडर रोवर सबके नाम वही रखे हैं जो पहले रखे हैं। इस वाले में ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटर सेकंड मिशन में ही अपना काम कंप्लीट कर चुका है। ऑलराइट, हम लैंड करना चाहते हैं साउथ पोल पर, जो कि लैटिट्यूड वाइज मून में करीब 70 डिग्री पे पड़ता है। ऑलराइट, अगर हम कामयाब होते हैं तो दिस विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द लूनार साउथ पोल। अब देखिए, अगर आपने स्कूल्स के बेसिक्स भी पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ और मून है, अगर ये अर्थ है और इधर मून है, तो ये टाइडली लॉक हैं दोनों। यानी कि जैसे जैसे अर्थ इस डायरेक्शन में घूमता है ना, वैसे ही मून भी घूमता है। तो इनकी टाइमिंग कुछ इस तरह से बनी हुई है कि कभी भी हमें अर्थ मून का फार साइड नहीं दिखता, यानी पीछे वाला साइड। ऑलराइट, ये इस तरह से टाइडली लॉक है एक दूसरे के साथ। तो इसे हम कहते हैं डार्क जोन। ओके, नो, इसके अलावा नासा का एक सर्वेयर 7 भी गया था, जो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे उतरा था। क्योंकि अभी तक जितनी मिशन भेजे जाते हैं ना, प्रेफर किया जाता है कि इक्वेटर के पास ही उनको लैंड कराया जाए, साउथ पोल की तरफ कभी गए नहीं है। इवन चाइना का भी जो चांग 4 मिशन गया था, वो भी 45 डिग्री लैटिट्यूड तक ही जा पाया था। ओके, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 70 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि ऑलमोस्ट साउथ पोल पर लैंड कर पाएं। अब ये इक्वेटोरियल पे लैंड करना इजी क्यों है? बिकॉज इट इज सेफर एंड इजियर। यहाँ का टेरेन एंड टेम्परेचर ज़्यादा हॉस्पिटेबल है। ओके, और टेम्परेचर सही होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक इजीली काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सरफेस भी काफ़ी इवन एंड स्मूथ है, और कोई स्टीप स्लोप्स नहीं है यहाँ पर। बहुत कम हिल्स और क्रैटर, क्रैटर यानी जो एस्टेरॉइड्स आके उस पर पड़ते हैं ना, तो गड्ढा जैसा हो जाता है ना। इसके अलावा इक्वेटर पे हमें मिलती है अबंडेंट सनलाइट, और हमारे जो भी ये पैनल्स होते हैं ना, ये सब सोलर पैनल लगा के भेजे जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो एनर्जी वहां से लेते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं कई कई साल तक। लेकिन साउथ पोल पे उतनी सनलाइट मिलती नहीं है, इसलिए इक्वेटर पे प्रेफर किया जाता है इनको लैंड करवाना। ऑलराइट, तो इक्वेटर पे यू गेट ए स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर सोलर पावर इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ पोलर रीजन पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टेरेन, एंड देर इज कंप्लीट डार्क रीजन जहां पर सनलाइट कभी पहुंचती ही नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर हम अर्थ पर अंटार्कटिक प्लेट्यू में भी सबसे कोल्ड प्लेस देखेंगे ना, तो वो भी -92 डिग्री तक ही जाती है, लेकिन लुनार पर -230 जाता है। अब जब इतना ज्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है ना, तो इंस्ट्रूमेंट्स काम करने में दिक्कत आती है। जैसे अगर आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ी की, तो रशिया में जस्ट -40 -60 टेम्परेचर पे ही बंदूकों के ट्रिगर्स जैम हो गए थे, वो बंदूकें चल नहीं पाई थी जर्मनी की फोर्सेस की। ओके, इसलिए रशिया ने फिर, रशिया को कहा जाता है इट इज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। चाहे नेपोलियन हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर हो, ये सब रशिया में जाके हारते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर उनका सबसे बड़ी पावर है। वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है रशिया में, तो उनकी बंदूकें काम नहीं करती है। उसी तरीके से मून पर भी यहाँ पे टेम्परेचर -230 चला जाता है, तो
साउथ पोल में आपके इंस्ट्रूमेंट उतने अच्छे से काम करेंगे नहीं, इसलिए ये रीजन कभी ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं गया, लेकिन अब इंडिया करना चाहता है। Now, absence of sunlight and extremely low temperature make it difficult to operate the instruments. ठीक है? Now, why does India want to explore the lunar south pole? तो इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले तो कि यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स हैं, क्योंकि आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किए गए, तो क्यूरियोसिटी रहती है ना कि चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि इस साइड पे ऐसा क्या डिफरेंट है। और दूसरा कि जब भी कहीं पे एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है ना, तो अगर यहाँ पर कुछ भी ट्रैप हुआ हो कभी बहुत पहले, वो फ्रोजन रहा होगा टाइम में, तो हम अपने अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई चीज फ्रोजन रह जाती है तो वो उसी फॉर्म में प्रिजर्व रह जाएगी ना, तो उसे हम बेटर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर कुछ ऐसा मिलता है एविडेंस बहुत पुराने टाइम के। दूसरा, हमारा जो चंद्रयान मिशन 1 था, उसी ने डिटेक्ट किया था कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन लूनार सरफेस। ऑलराइट, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब बोल रहा है कि ये पोलार रीजन जो है, ये सनलाइट क्यों नहीं मिलती इनको, क्योंकि देखिए इंडिया में सनलाइट आपको सभी जगह पे इसलिए मिल जाती है क्योंकि हमारा जो एक्सिस है ना वो टिल्टेड है, करीब 23.5 डिग्री। 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी बच्चे पढ़ते हैं ये। देखिए मून का जो एक्सिस है वो टिल्ट है सिर्फ 1.5 डिग्री, इस वजह से वहां पर जो साउथ पोल है उस पर रीजन इतना पहुंच नहीं पाता है। ओके, जैसे देखिए अगर ये मून है हमारा, सॉरी, ये मून है और ये सनराइज आ रही है, तो ये टिल्टेड नहीं है, ये ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो इस तरह से टिल्टेड है, जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल पे ऐसे सीधी पड़ती है। फिर जब हमारे यहाँ सीजनल चेंज होता है, जब वो अपने ऑर्बिट उसमें और ज्यादा रोटेट करता है, तो कल को वो इस तरीके से आ जाता है फिर। तो जैसे दिसंबर में जब हमारे नॉर्थ इंडिया में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं, तो हमारा सन की मूवमेंट नीचे रहती है, तो साउथ पोल यानी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली 6 महीने तक उजाला रहता है। तो ये जो एक्सिस टिल्ट है ना अर्थ का, इसकी वजह से हमारे अर्थ पर सनलाइट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मून पर ऐसा नहीं है। ऑलराइट, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही नाटो, और नाटो ज्वाइन करने के लिए स्वीडन का जो प्रॉब्लम चल रहा है टर्की की वजह से, वो मैं आपको कल समझा चुका हूँ और उसके पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा। और यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि नॉर्डिक कंट्रीज एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इससे मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, आप देखेंगे अगर शॉर्ट्स की लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए मैप के थ्रू। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम रेन इवेंट्स, यानी देखिए हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता था इंडिया में, 4 मंथ जो होते हैं रेनी सीजन के, इसमें रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। बट अब क्या हो रहा है कि इवन विद इन दिस सीजन इंट्रा सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गए, करीब करीब कभी 7-8 दिन में ही लगभग मेजोरिटी ऑफ द रेनफॉल हो जाती है, उसके बाद ड्राई स्पेल हो जाता है। तो ये जो इंट्रा सीजनल है ना, इसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है हम पे, उसके बारे में यहाँ पर राइटर बात कर रहा है। ये देखिए, द इंट्रा सीजनल वेरिएशन हैज इंक्रीज एंड रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज। अब ये इंट्रा सीजन की वजह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या आ रहा है, इससे हमें किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। पहला, फ्लड्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अगर 4-5 दिन में ही इतनी हैवी बारिश हो रही है तो आप कैसे कोप अप करेंगे उसके साथ। दूसरा, हमारे हिमाचल उसमें और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड्स। ओके, अब इससे हमारी इकोनॉमी किस तरह से डैमेज हो सकती है। अब आप इस पे काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में इशू होता है, ठीक है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है तो हमारी सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फ्लड की वजह से हमारा प्रोडक्शन गिरता है तो हमारी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो लैंडस्लाइड फ्लड्स की वजह से हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, चाहे वो रोड्स हो, ब्रिज हो। ये सब कोई रातों रात बनने वाली चीज तो है नहीं, इनमें टाइम लगता है, लेकिन एक लैंडस्लाइड हुआ और सब डैमेज। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोच सकते हैं कि फ्लड और लैंडस्लाइड में क्या इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सजेस्ट करूं तो आप सिर्फ अपने फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड पे नोट तैयार रखिए। 15 से 25 मार्क के बीच में अगर क्वेश्चन आता है तो तैयार रखिएगा, 250 से 150 वर्ड के बीच में। और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा जो आप यूज कर सकें। कुछ डेटा रख लीजिएगा, जैसे पिछले 2-3 साल में देयर हैज बीन एक्स नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, ऑलराइट, एंड इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद आपको कॉजेस पता होना चाहिए कि आते क्यों हैं,
सेकंड, नेक्स्ट इज इनके इफेक्ट्स, मतलब क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं ये हमारी इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, इवन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पूरा वहां से, ऑलराइट, फिर से उनकी लाइवलीहुड पे क्या असर पड़ता है, इफेक्ट, और उसके बाद क्या स्टेप्स या मेजर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिए हैं और क्या और हमें लेने की जरूरत है, जैसे कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से इंडिया साइक्लोन को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने बहुत अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है साइक्लोन्स के लिए, तो हम लोगों को जल्दी निकाल लेते हैं टाइमली। लेकिन हमारे यहाँ फ्लड और लैंडस्लाइड को लेकर ऐसा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं किया गया है। ऑलराइट, तो आप ये इन लाइंस पर अपना नोट तैयार रखें ताकि लैंडस्लाइड और फ्लड पे जब भी क्वेश्चन आए तो आपके पास ऑलमोस्ट कंटेंट अपना पूरा रेडी हो, दिमाग में रखा हो। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि प्री के बाद देखेंगे, बाद में तैयार करेंगे, या कभी किसी मैगजीन में हमें पढ़ने को मिलेगा मंथली मैगजीन में तब तैयार करेंगे, क्योंकि देखिए मंथली मैगजीन में हर 2-4 महीने में चीजें भले ही रिपीट हो, लेकिन ना जो कंटेंट डेवलपर होते हैं इनके, वो अलग अलग लोग होते हैं। तो एक बार उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, फिर दूसरी बार दूसरा बंदा लिख रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हो ना, तो दिमाग में बैठेगी नहीं चीजें उतने अच्छे से। बेटर है अपने खुद से बनाइए, हैंड रिटन बनाइए और एक बार में तैयार कर लीजिए इस टॉपिक को। और उसके बाद न्यूज़पेपर से आपको एग्जाम्पल ही कोट करने होंगे कि उत्तराखंड में ऐसा हुआ या हिमाचल में ऐसा हुआ वगैरह वगैरह, बस ये माइनर एडिशन करने रह जाते हैं उसके बाद, और आपकी प्रिपरेशन स्मूथली चलती रहती है। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर में चाहे आर्टिकल कितनी भी बार आता रहे, डजेंट मैटर, एक्सपर्ट्स क्या ओपिनियन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं जानना। हमारा एग्जाम के लिए जितना हमें जानना है उतना हमने कर लिया। यहाँ पे अरहर को लेके कुछ है, लेकिन मैं ये सब तो नहीं जानना है हमें। लेकिन हाँ, एक बात जान लीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज, अगेन ये भी क्लाइमेट चेंज के अंडर ही आ जाता है, कि जो हीट वेव चली थी मार्च फरवरी में पंजाब में, उस वजह से हमारी ना वीट की प्रोडक्टिविटी काफी डिक्रीज हो गई थी, ऑलमोस्ट 20% प्रोडक्टिविटी कम हुई थी वीट की। तो अब ये फार्मर की लाइवलीहुड पे भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, दूसरा उसका जो एग्रीकल्चर से रिटर्न आने चाहिए उस पर भी इम्पैक्ट करता है, और फिर अल्टीमेटली हमारे देश की फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कम प्रोडक्शन हुआ है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई, चीजें महंगी हो जाती हैं। ओके, तो हीट वेव, अगेन ये सब हीट वेव हो, लैंडस्लाइड हो, फ्लड्स हो, ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अब आप सब हर फील्ड में अपने आप से सोच सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमी पे सोचना आपको, क्लाइमेट चेंज से हमारी इकोनॉमी कैसे अफेक्ट हो रही है, या हमारी सोसाइटी पे देखना हो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना माइग्रेशन होता है। अब अगर जैसे कहीं बार बार फ्लड्स आ रहे हैं तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं वहां से। ऑलराइट, हमारे डेवलपमेंट पे पूरा असर पड़ता है। क्लियर, तो जितना ज्यादा आप ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आप डेवलप कर पाएंगे, और फिर क्वेश्चन किसी भी एंगल से आए तो आप इजिली हैंडल कर लेंगे। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से मत डरना। ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, हमें नहीं जानना है, ये वेदरिंग इट आउट, वही ये इसमें बस यही कह रहा है कि हमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है फ्लड्स और रेनफॉल और इस सब के लिए। ओके, यहाँ पर ये कह रही है कि डिजिटल तो कीजिए आप, लेकिन ये नहीं कि डिजिटल कोई मस्ट है कि सब जगह आप डिजिटल करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए एक बात फैक्ट है, स्कूल के बच्चों की बात की जा रही है खासकर, अगर आप उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे भी रहे हैं ना, तो हर बच्चा उतना कंफर्टेबल नहीं हो सर, वो उतना कोप अप नहीं कर पा रहा है उसके साथ। तो आप जबरदस्ती हर चीज में डिजिटल करने की कोशिश मत कीजिए। ऑलराइट, क्योंकि डिजिटल डिवाइड है हमारी सोसाइटी में, कुछ बच्चे डिजिटली चीजें कैच कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। इवन आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, आप में से भी कई लोग होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस में उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं, या पीडीएफ से पढ़ने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने बुक से होते हैं। तो वही बस उनका एक सिंगल पॉइंट क्रक्स यही है कि डिजिटाइजेशन आप कीजिए, लेकिन वही कीजिए जहां पर इजिली एक्सेप्टेबल है, हर जगह जबरदस्ती पुश करने की कोशिश मत कीजिए। कश्मीर पे रिलेटेड आर्टिकल है, आप 3 वर्ड याद रखिए, कश्मीरियत, जमहूरियत एंड इंसानियत, ये अटल जी ने कहे थे। ऑलराइट, चलिए अब इस पे आते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था इनके आर्टिकल आप जरूर पढ़ा कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख सोल्जर्स भेजे थे, और 2 मिलियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और क्यों कर रहे थे हम ये सब? टू सिक्योर पीस इन यूरोप। लेकिन उसके बाद आज़ादी हुई, फिर हम लोग अपने खुद के डोमेस्टिक इश्यूज में सिमट के रह गए। यूएस एंड यूके ने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर इशू पे। ऑलराइट, तो इसलिए मजबूरी में इंडिया को थोड़ा सा यूएसएसआर के क्लोज जाना पड़ा। ऑलराइट, ये एक रीजन था। तो फिर यूएसएसआर के लेंस या आई के थ्रू ही हम लोग यूरोप को देखते रहे कई दशकों तक। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद चीजें थोड़ी चेंज हुई है, हम वेस्टर्न यूरोप के ज्यादा क्लोज गए हैं, लेकिन हमने फिर भी अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन की है। हमने उनके कहने के अकॉर्डिंग रशिया को नहीं देख रहे हैं। पहले हमसे ये गलती हुई है, वो मजबूरी थी हमारी, क्योंकि जब इतनी दो बड़ी पावर पाकिस्तान का साइड लेंगी तो आपको किसी बड़ी पावर का सपोर्ट तो चाहिए ना।
तो सेकंड थिंग जो कहने की बात है यहाँ पर कि इंडिया अब जो अपना अप्रोच चेंज कर रहा है यूरोप की तरफ, क्योंकि यूरोप में जो भी होता है वो सिर्फ यूरोप तक सिमट के नहीं रहता है, वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। इसलिए ना सिर्फ इंडिया बल्कि जापान हो, टर्की हो, ये सब अपना एक व्यू यूरोप की तरफ चेंज कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटीमेट होना चाहते हैं अब यूरोपियन अफेयर्स में। और मैंने आपको टर्की का बताया भी था, इसने कहा है कि अगर मैं स्वीडन की नाटो मेंबरशिप एक्सेप्ट करता हूँ तो आप बदले में यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप देंगे टर्की को। राइट नाउ फ्रांस और इंडिया की मैं ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं हम कि हमें कैसे हर एक सेक्टर में कोऑपरेट करना चाहिए। एंड फ्रांस ऑल्सो एक वीटो पावर कंट्री है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 5 कंट्रीज हैं बता चुका हूँ। नाटो को सबमिट होने वाला है इस बार लिथुआनिया में। ऑलराइट उसके बाद पुतिन एंड चाइनीज लीडर जी जिनपिंग, इन लोगों ने अनवील की है एक पार्टनरशिप विदाउट लिमिट्स। तो ये इस तरह के टर्म्स जब आप अपने आंसर में लिखते हैं तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट उसके बाद मैं आपको कहता था इंडिया के पर्पज से भी कि हमें अपनी चाइना के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको डी रिस्क करना है, डी लिंक नहीं, है ना। तो वही बात यूरोप के लिए भी ट्रू है कि फ्रांस एंड यूरोप आर ऑन डी रिस्किंग देयर इकोनॉमिक टाइज विद चाइना एंड डाइवर्सिफाइंग देयर एशियन कमर्शियल एंगेजमेंट विद इंडिया एंड अदर पार्टनर्स। राइट तो इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज सेंटेंसेस आप याद रखिए अपने आंसर में, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक भी करता है तो इस तरह की चीजें देखता है अगर आपके आंसर में, तो वो आपको बेटर नंबर देता है, जल्दी चेक कर लेता है आपकी कॉपी। ऑलराइट तो अब नाटो ने कहा तो है कि हम ओपन है यूक्रेन को मेंबरशिप पे, लेकिन वॉर के बाद, अब वॉर के बाद यूक्रेन कितना बचेगा वो उस पर डिपेंड करता है। एनीवे यहाँ पे इसराइल पे अभी भी उस बिल को लेके इशू चल रहा है जो मैंने आपको बताया था, जजेस अपॉइंटमेंट को लेकर। चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए इराक के पास क्या है कि गैस रिजर्व्स है तो बहुत, लेकिन वो क्या करता है कि इसको लिक्विफाई करने की उसके पास प्लांट्स नहीं है इतने ज़्यादा, तो वो इसको फ्लेयर कर देता है। ओके लेकिन इंडिया के पास अच्छे खासे लिक्विफाइड वाले प्लांट है, लेकिन वो वहां से लाना, अब देखिए आप अगर एक टैंकर में गैस लेकर आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत कम आएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती है गैस, तो आप बड़े से एरिया में ही बहुत कम रख पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको किसी तरह से लिक्विफाइड कर लें यानी लिक्विड फॉर्म में, फिर आप उसको टैंकर में स्टोर करेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। तो वही यहाँ पे करना है। तो इंडिया कह रहा है कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कि हम लोग ऐसी फैसिलिटीज इराक में ही सेटअप कर पाएं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू इंडिया। ओके हम वहीं पर लिक्विफाई करें इसको और फिर इंडिया में ट्रांसपोर्ट करें। सेकंड बगदाद यानी कि इराक इज ए टॉप सोर्स ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। अब एक टर्म है यहाँ पर गैस फ्लेयरिंग, होता क्या है? It refers to burning of unwanted and unutilized associated natural gas that is produced during oil production and other process in the oil industry. Okay. Iraq, it is one of the biggest gas flaring countries as it lacks facilities to capture and process the gas to convert it into fuel and export it as liquefied natural gas. तो ये इंडिया करना चाहता है कि हम वहीं पर प्लांट लगा लेते हैं लिक्विफाइड करने के और इसको फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे इंडिया में। सेकेंड थिंग इज कि हमारे यहाँ पर हमने सेट किया है ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियाज प्राइमरी एनर्जी मिक्स टू 15% बाय 2030, जो कि अभी है 6%। ऑलराइट ये हमारा टारगेट है। बस हमें इसमें से इतना ही जानना था। इराक हमारा लार्जेस्ट सोर्स है, गैस फ्लेयरिंग हमने टर्म जान लिया, उसके बाद हम वहां पर प्लांट सेटअप करना चाहते हैं ताकि हम बेटर एक्सपोर्ट कर पाएं, और तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव कि हमें 15% तक इसका शेयर बढ़ाना है। Then India is on track for pan India rollout of ethanol 20 पेट्रोल by 2025। अब देखिए इस साल इंडिया ने अराउंड 10 तो अचीव कर लिया है कि 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ये हमने जून में अचीव कर लिया, जबकि हमारा टारगेट था नवंबर तक, यानी कि हमने टाइम से पहले अचीव कर लिया। सो दैट इज गुड थिंग। ऑलराइट इसके अलावा एक अलायंस बनाया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इट इज एन इनिशिएटिव बाय इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राजील। ऑलराइट अब इसको और एक्सपैंड किया जाएगा और भी कंट्रीज को इसमें लाया जाएगा। अब इसके बाद आपको अपने स्टैटिक से क्या करना है कि आपको यहाँ से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में प्रिपेयर करना है। क्या मैं अपने जो पेड लेक्चर उसमें करवाऊंगा ही, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है चारों, एंड इम्पोर्टेंटली आपको ये जानना है कि ये किस किस से बनते हैं सोर्सेज।
फर्स्ट जनरेशन वाले हम किससे बना रहे हैं, सेकंड जनरेशन वाले किस सोर्स से बनाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। ऑलराइट, देन हाँ, हम मैंने कल आपको फॉक्सकॉन के बारे में बताया था, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है, वो प्रोजेक्ट तो गया चलो उनका जो जॉइंट वेंचर था, लेकिन यहाँ पे साउथ कोरियन चिप मेकर है हैनिक्स, एसके हैनिक्स। इसने कहा है कि हम एक असेंबली एंड टेस्टिंग लैब खोलना चाहेंगे इंडिया में, अगेन इन गुजरात। तो अब देखिए, असेंबली एंड टेस्टिंग इज नॉट समथिंग जो हम लोग चाहते हैं या डिजायरेबल है, लेकिन क्या है कि कहीं से शुरुआत एक बार हो जाए, क्योंकि जनरली इसमें कैपिटल कॉस्ट कम आती है, तो कंपनी एक बार इन्वेस्ट करके इंडिया का मार्केट टेस्ट कर लेती है इसके थ्रू, कि मार्केट कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है, इनकी पॉलिसीज इंसेंटिव्स कैसे हैं। तो ये इन्वेस्ट करने वाले हैं गुजरात में $2.75 बिलियन। लेकिन इसमें 70% सब्सिडी होगी, यानी कि 50% सब्सिडी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% देगी स्टेट। 50% सेंटर से सब्सिडी मिल जाएगी, 20% स्टेट से मिल गई, तो कंपनी को सिर्फ 30% इन्वेस्ट करना है। राइट, 30% यानी कि जस्ट $8.25 मिलियन फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, सेंटर्स इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर, वर्थ ए टोटल आउटले ऑफ $10 बिलियन। ओके, तो सेंटर देता है कैपिटल सब्सिडी 50% तक की, ले रहे हैं यहाँ पे। फिर ये लोग यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे पैकेजिंग एंड असेंबलिंग प्लांट। अभी ये लोग यहाँ पर कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ असेंबल करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ लिखा है, आवर स्ट्रेटेजी इज दैट पैकेजिंग विल क्रिएट ए ग्लोबल प्रेजेंस फॉर अस इन द लेबर मार्केट एंड सप्लाई चेन्स। देन Micron at some point will also start making the wafers, wafers यानी जो चिप में यूज होते हैं। ओके, उसके बाद कर्नाटका ने भी, जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन का मैंने आपने कहा था कि वो जॉइंट प्रोजेक्ट जो है वेदांता के साथ, वो बंद किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि फॉक्सकॉन अकेले इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन को ऑलरेडी लैंड एलोकेट कर दिया है फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेंगलोर के पास। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन आपको जाननी थी, क्योंकि हमें बनाना है इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स हब। और बाकी सब क्रिकेट और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हैं, तो इतना काम नहीं है हमारे लिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हो गया हमारा। एंड देखिए, मैं आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो मैंने आपको कराया है ना अपना दूसरी सीरीज में, वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा, कि उतना डिटेल उतना डेप्थ में आपको कहीं मिलेगा नहीं, और यूपीएससी अब इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछता है। सो ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड थिंग इज कि यार, आप लोग ना अपने कमेंट्स के थ्रू एटलीस्ट फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं, क्या फर्दर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऑलराइट, so that I have some connectivity with you guys. Alright, that's it from today. Thank you. Have a great day.